बीरबल और कांच की तलवार। संध्या का समय था। लाल किले के पश्चिमी द्वार से सूरज की आखिरी किरणें धीरे धीरे दरबार की दीवारों पर फिसल रही थी। महल के अंदर हलचल थी, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा भी। अकबर बादशाह का चेहरा गंभीर था और दरबारियों की निगाहें बार बार बीरबल पर टिक रही थी। बीरबल, अकबर ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। बीरबल ने सिर झुकाया। हुक्म दीजिए जहांपना। अकबर ने एक पुराना, धूल से सना संदूक खुलवाया। उसमें से एक चिट्ठी निकाली गई, जो किसी पुराने कागज पर नीली स्याही से लिखी गई थी। उसके कोने जल चुके थे और बीच बीच में अक्षर गायब थे। जिस दिन कांच की तलवार जागेगी, उसी दिन मुगल सिंहासन डगमगाएगा। बीरबल ने ध्यान से पढ़ा। ये किसने भेजी, महाराज? अकबर ने धीमे स्वर में कहा, पता नहीं। पिछले सप्ताह हमारे गुप्त तहखाने की सफाई हो रही थी। वही ये संदूक मिला। और सबसे अजीब बात, उसी रात किले के पास एक अजनबी देखा गया था। उसके हाथ में कुछ चमकता हुआ था, शायद कोई तलवार। बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। क्या ये कोई संकेत है, महाराज, या किसी पुराने शत्रु की चाल? बीरबल ने पूछा। तुम ही पता लगा सकते हो, अकबर ने कहा। बीरबल ने छानबीन शुरू की। सबसे पहले वो उस स्थान पर गया जहां अजनबी को देखा गया था। वहां कुछ आसमान कांच के टुकड़े मिले, जैसे किसी तेज वस्तु से जमीन खुरची गई हो। उसी दिन रात को बीरबल एक गुप्त वेश में दिल्ली के बाहरी गांव झरना बस्ती पहुंचा, जहां पुराने हथियार बनाने वाले रहते थे। वहां एक बूढ़ा लोहार मिला, जिसकी आंखें सफेद थी, लेकिन वो हर आवाज पहचान लेता था। तुम यहां क्यों आए हो, राज दरबारी? बूढ़े ने पूछा। बीरबल चौंक गया। उसने तो वेश बदल रखा था। बूढ़ा मुस्कराया। मैं देख नहीं सकता, पर समय की चाल सुन सकता हूं। तुम तलवार की तलाश में हो, पर यह कोई आम तलवार नहीं। ये कांच की है, और वो भी जिंदा। बीरबल सन्न रह गया। जिंदा? हां, वो सांस लेती है। उसे गलत हाथों में दोगे तो राजघराने की बर्बादी तय है। क्या तुमने उसे देखा है? नहीं, पर उसकी गूंज सुनी है, पिघलते हुए कांच की। बीरबल को पता चला कि पास ही एक पुरानी गुफा है, जिसे लोग निःशब्द गुफा कहते हैं, जहां कोई आवाज नहीं गूंजती। कहा जाता है वहां कभी एक महारथी कांच की तलवार बनाने की कला जानता था, और उसी गुफा में गायब हो गया था। बीरबल गुफा में गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ चमकदार निशान थे, जैसे किसी ने बहुत तेज धार से कांच पर चित्र उकेरे हों। एक चिन्ह था, तलवार, और उसके नीचे उल्टी घड़ी। जैसे ही बीरबल ने उसे छुआ, गुफा की जमीन कांप उठी और एक गुप्त दरवाजा खुला। वहां एक चक्र में जड़ी कांच की तलवार रखी थी, पारदर्शी, लेकिन उसमें बिजली सी चमकती थी। बीरबल ने हाथ बढ़ाया। तभी, रुक जाओ, एक अजनबी वहां खड़ा था। चेहरा आधा ढका हुआ, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। ये तलवार अब तुम्हारी नहीं, ये मेरी विरासत है। बीरबल ने ध्यान से देखा। उसकी चाल में शाही ठाठ था, लेकिन आवाज में पीड़ा थी। तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसे तुम्हारे सम्राट ने अंधेरे में भुला दिया। मैं उसका परछाई हूं। मतलब? अकबर का सौतेला भाई, जिसे गुप्त रूप से कभी युद्ध के डर से निकाल दिया गया था। मैं वापस लौटा हूं, कांच की तलवार के साथ। बीरबल समझ गया, यह तलवार सिर्फ शक्ति नहीं, सिंहासन की चाबी थी। अजनबी ने तलवार उठाई और बीरबल की ओर फेंकी। तलवार हवा में घुमा, लेकिन बीरबल झुक गया। उसने पास पड़े एक धातु के टुकड़े से वार किया, पर तलवार उसमें समा गई। ये तलवार नहीं, कोई शक्ति है। अजनबी हंसा। अब समय है मुगल की कहानी बदलने का। उस रात दरबार में अफरातफरी थी। बीरबल लापता था, और गुप्तचरों ने बताया कि दिल्ली के आसमान में एक नीली चमकती लकीर दिखी, जैसे कोई तलवार हवा में घूम रही हो।
अकबर गहरी चिंता में था। वो जानता था ये कोई सामान्य घटना नहीं। तभी एक पैगाम आया, बिना नाम का। जब तलवार टूटेगी तभी सच्चाई उजागर होगी। लेकिन क्या तब तक सिंहासन बचा रहेगा? कांच की तलवार अभी भी अस्तित्व में है, लेकिन किसके हाथ में है? बीरबल जिंदा है या नहीं, ये किसी को नहीं पता। अजनबी का असली नाम अब भी रहस्य है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अकबर के पास समय है या अब बहुत देर हो चुकी? दिल्ली की रातें अब पहले जैसी नहीं रही। शाही पहरेदार अब तलवारों से नहीं, सवालों से जूझ रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल यही था, बीरबल कहाँ है? अकबर बादशाह का माथा चिंता से झुक चुका था। सलीम और मंत्रीगण भी अब ये मानने लगे थे कि बीरबल या तो किसी षड्यंत्र में फंस गया है या फिर खुद कोई रहस्य छुपा रहा है। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि ठीक उसी समय बीरबल जिंदा था। गुफा के उस गुप्त मार्ग से बीरबल को बेहोशी की हालत में एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया था। आंखें खुली तो खुद को एक बंद कांच की दीवारों वाले कमरे में पाया, जहां से बाहर देखना तो संभव था, पर बाहर से अंदर कोई झांक नहीं सकता था। एक पुराना चेहरा सामने आया, वही अजनबी। तुमने मेरी तलवार छूने की कोशिश की, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, वो बोला। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, ये तलवार तुम्हारी नहीं, समय की है। सवाल यह है, तुम इसका उपयोग करोगे या इसका गुलाम बनोगे? अजनबी कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कराया। तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें रोकना जरूरी है। उधर दरबार में अकबर ने गुप्तचर हुमायूं बख्श को बुलाया, वही जो एक बार तुर्की की काल कोठरी से जिंदा लौट आया था। उसे बीरबल की खोज में लगाया गया। कुछ ही दिनों में उसे बीरबल की खोज में एक संकेत मिला, एक खंडहर, जहां दीवार पर लिखा था, तलवार अब सो नहीं रही, उसे रोको वरना वक्त खुद को चीर देगा। हुमायूं ने तुरंत अकबर को सूचित किया, पर इससे पहले कि वे वहां पहुंचते, खंडहर में विस्फोट हो गया। वहां एक टूटी हुई कांच की तलवार का टुकड़ा मिला और एक खून से सना हुआ रुमाल। उस पर बीरबल के हस्ताक्षर थे। दरबार में अफवाह फैल गई, बीरबल मर गया। अकबर ने कोई आदेश नहीं दिया, ना अंतिम संस्कार, ना शोक सभा। वो जानता था बीरबल इतना आसान नहीं था। जिसने मेरे सवालों को हराया है, वो किसी तलवार से नहीं मरेगा। उधर बीरबल अब बंदी नहीं था। कांच की दीवारों वाले कक्ष में उसने पाया कि हर रात जब चांद सीधा उस कमरे पर पड़ता है, तलवार की एक किरण जमीन पर पड़ती है और उसी से गुप्त दरवाजा खुलता है। वो समय को गिन रहा था। एक रात बीरबल ने अजनबी को अकेले बैठा देखा। वो किसी पुराने दस्तावेज को पढ़ रहा था। उसके होठों से निकला, अगर बाबर ने मुझे वारिस माना होता। बीरबल समझ गया, ये कोई सामान्य सौतेला नहीं, बल्कि बाबर का नाजायज पुत्र है, जिसे इतिहास ने मिटा दिया था। तुम बाबर के बेटे हो? बीरबल ने पूछा। अजनबी चौंका, फिर बोला, हां, लेकिन मुझे कभी नाम नहीं मिला। अब मैं इतिहास बदलूंगा, उस तलवार से जो सिर्फ राजवंश की नसों में जमी झूठी सत्ता को काट सकती है। बीरबल ने उस रात गुप्त मार्ग से भागने की कोशिश की, और जब वो तलवार के चक्र तक पहुंचा, वहां तलवार नहीं थी। अचानक दीवारों पर कुछ चमक उठा। तलवार अब कांच की नहीं रही, वो पारदर्शिता खो चुकी थी। अब वो काले कांच में बदल चुकी थी, और उस पर उभरे थे कुछ अक्षर। वो जो इसे शक्ति के लिए उठाएगा, उसका विनाश उसी से होगा। तभी वहां गूंजती एक आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है, बीरबल। अगले दिन दिल्ली में एक विशाल जुलूस निकला। लोगों ने देखा कि एक अजनबी तलवार लिए चांदी के रथ में बैठा है और कह रहा है, अब मैं दिल्ली का नया वारिस हूं। अकबर और सेना तैयार थी, पर तलवार के सामने सब डर रहे थे। कहा जा रहा था, वो तलवार किसी को छूते ही भस्म कर देती है। उधर बीरबल, जिसने अब तक गुप्त मार्ग से खुद को छुड़ा लिया था, समय पर पहुंचा। वो जानता था कि तलवार को हराने का एक ही तरीका है, उसे शुद्ध करना।
बीरबल ने दरबार के सामने अजनबी से सामना किया। तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं, श्राप है, और वो श्राप तब तक रहेगा जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे। अजनबी हंसा। माफी कमजोरों का हथियार है। बीरबल ने जेब से कुछ निकाला, वही टूटा हुआ टुकड़ा जो पहले मिला था। ये कांच का टुकड़ा जब तलवार से जोड़े जाते हैं तब वो निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि वह पूर्णता से डरती है। बीरबल ने टुकड़ा फेंका और तलवार ध्वनि कर टूट गई। अजनबी चीखा पर गायब हो गया, धूल की तरह उड़ गया। अंत फिर से खुला हुआ। भीत खुशी से चिल्लाई, बीरबल अमर है। अकबर की आंखों में आंसू थे। लेकिन उसी रात बीरबल को एक और चिट्ठी मिली। अब तक जो हुआ वो शुरुआत थी। तलवार टूटी है, पर शक्ति अब 3 हिस्सों में बंटी है। एक तुम्हारे पास, एक उस अजनबी के पास, और एक जिसे तुमने अभी तक देखा भी नहीं। क्या बीरबल को फिर नई यात्रा पर निकलना होगा? क्या अजनबी अब भी जिंदा है? दिल्ली की हवाओं में अब भी तलवार के टूटने की आवाज गूंजती थी। दरबार में शांति थी, पर वो निस्संदेह स्थायी नहीं थी। बीरबल, जो अभी तक दरबार के सबसे वफादार और बुद्धिमान सलाहकार थे, अब सोच में डूबे थे। अकबर ने एक दिन दरबार के एकांत में बीरबल से कहा, मैंने उस तलवार से युद्ध नहीं लड़ा बीरबल, पर मैं उसके पीछे के रहस्य से डर गया हूं। बीरबल ने धीमे से कहा, जहांपनाह, वो तलवार नहीं टूटी, सिर्फ उसकी एक परत गिरी है। अब उसके 3 हिस्से हैं, और एक हिस्सा अभी भी अधूरा है, जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। तुम कहना चाहते हो कोई तीसरा शक्ति स्रोत बचा है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने सिर हिलाया, और शायद वही सबसे खतरनाक है। 3 दिन बाद काबुल के गवर्नर से एक गुप्त संदेश आया। सांझ ढले पहाड़ों के नीचे एक चमकती आकृति देखी गई है। वो किसी मनुष्य की नहीं थी। वो सीधी पहाड़ी की चोटी से कूदकर अदृश्य हो गई, और उसके पीछे झुलसे हुए पेड़ रह गए। बीरबल के माथे पर शिकन थी। क्या कांच की तलवार का कोई और अंश उस दिशा में सक्रिय हो गया है? बादशाह अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम्हें वहां जाना होगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं, तुम्हारे साथ जाएगा सिरोज। सिरोज मुगल खुफिया दस्ते का सबसे तेज और रहस्यमय व्यक्ति। उसके बारे में सिर्फ अफवाहें थी कि वो आधे समय में गायब रहता है, आधे समय में गूंगा बन जाता है। काबुल की यात्रा थकाऊ थी, लेकिन वहां पहुंचते ही बीरबल और पिरोज को पता चला कि जो गवाह घटना के समय मौजूद था, वो अब मानसिक संतुलन खो चुका था। वो सिर्फ एक बात दोहराता था, वो आग नहीं थी, वो एक औरत थी, आग की औरत। बीरबल को बात जमी नहीं। रात को वे उसी पहाड़ी पर पहुंचे। वहां जमीन पर बर्फ की एक परत थी, लेकिन उस पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने बर्फ के नीचे से आग फूंक दी हो। सिरोज ने एक छोटा सा धातु का टुकड़ा उठाया। उस पर आ का निशान था, कांच पर उभरा हुआ। मतलब अग्नि? या, बीरबल ने सोचा, या आत्मा? अचानक हवा तेज हुई। आसमान में बादल गहरे हो गए। बीरबल ने महसूस किया जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी सामने एक आकृति प्रकट हुई। नीले रंग की लपटों में लिपटी एक स्त्री। चेहरा धुंध में छिपा था। उसने कहा, तुमने तलवार तोड़ दी, पर उसकी आत्मा अब मुझ में समा चुकी है। तुम कौन हो? बीरबल ने पूछा। मैं तलवार की तीसरी आत्मा हूं। पहली शक्ति युद्ध की थी, दूसरी सत्ता की, और मैं हूं सत्य की आग। सत्य की आग? फिरोज बड़बड़ाया। हां, और मैं तुम्हारा सत्यानाश करने नहीं, तुम्हारा सत्य उजागर करने आई हूं। दिल्ली लौटने पर बीरबल गहरे संशय में था। उसने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या कोई ऐसी बात है जो आपने इतिहास से छुपाई हो? अकबर चौंके, फिर धीरे से बोले, एक बात है जो मैंने किसी को नहीं बताई। कभी एक साध्वी मेरी मां के पास आई थी। उसने कहा, तुम्हारा बेटा अगर कांच की तलवार को छुएगा तो उसके राज्य में 3 सत्य जागेंगे।
जो सत्य वो जानता है, जो सत्य वो छुपाता है, और जो सत्य वो सहन नहीं कर सकता। बीरबल सन्न रह गया। ये तीसरी शक्ति उस भविष्यवाणी की ही तीसरी कड़ी है। तीसरी शक्ति अब हर रात दिल्ली के आसमान में दिखने लगी थी, आग की रेखाओं के रूप में। लोग डरने लगे थे। बच्चों को घर से निकलने से मना कर दिया गया। एक रात बीरबल ने चुपके से उस स्त्री से संपर्क किया। उसने बीरबल को एक पुराना मुगल दस्तावेज दिखाया जो कभी सार्वजनिक नहीं किया गया था। उसमें लिखा था, अगर सच्चा उत्तराधिकारी मर जाए और झूठा सिंहासन पा जाए तो तलवार 3 भागों में बंटेगी और सत्य उसे खोजेगा जो सत्ता से नहीं, विवेक से चलता हो। बीरबल ने पूछा, तुम चाहती क्या हो? सच्चे उत्तराधिकारी को सिंहासन पर लाना, और वह तुम हो। बीरबल सन्न रह गया। अब दरबार में अजीब सी हलचल थी। कुछ दरबारी फुसफुसा रहे थे कि बीरबल अब बहुत ताकतवर हो गया है और तीसरी शक्ति उसके पीछे है। अकबर तक ये बातें पहुंच गई। उन्होंने बीरबल को अकेले बुलाया। क्या तुम सत्ता चाहते हो? बीरबल, मैं सच्चाई चाहता हूं महाराज। तो क्या अगर वो सच्चाई कहे कि मैं झूठ पर बैठा हूं? तो मैं उसे भी कहूंगा, क्योंकि तीसरी शक्ति सिर्फ तलवार नहीं, न्याय है। अकबर कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने एक पत्र दिया जो हुमायूं के समय से सील किया हुआ था। इसे पढ़ो और खुद तय करो, मैं राजा हूं या सिर्फ एक पात्र। बीरबल ने उस पत्र को पढ़ा। उसमें लिखा था, यह पत्र उस व्यक्ति के लिए है जो तलवार के तीनों हिस्सों को जान जाए। अगर वो बीरबल है तो वो जान ले, सिंहासन का असली उत्तराधिकारी न अकबर है, न अजनबी, न मैं हुमायूं। वो कहीं और है, उसे अब जगाना होगा। बीरबल की आंखें खुली की खुली रह गई। तीसरी शक्ति ने कहा, अब तुम्हें अंतिम खोज पर जाना होगा, जहां वो है जो सच्चे रक्त का वारिस है। और वो कहा है? तीसरी शक्ति मुस्कराई और गायब हो गई। राजमहल की सबसे गुप्त कोठरी में रात के तीसरे पहर बीरबल अकेला बैठा था। उसकी आंखों में चमक थी, पर चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराती जा रही थी। उसके सामने था हुमायूं का वो रहस्यमयी पत्र जो अब तक किसी ने नहीं खोला था। सच्चा उत्तराधिकारी न अकबर है, न अजनबी, न मैं, वो कहीं और है, उसे अब जगाना होगा। बीरबल के होंठ बुदबुदाए। क्या मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ अकबर की सेवा था, या उससे कहीं बड़ा कोई रहस्य मुझसे जुड़ा है? उसने एक निर्णय लिया। अब वो सच्चे वारिस की तलाश शुरू करेगा। तीसरी शक्ति के साथ बीरबल पहाड़ियों की ओर बढ़ा, जहां एक झील थी, चंद्रताल, जो केवल पूर्णिमा की रात को अपनी सतह पर चित्र उकेरती थी। तीसरी शक्ति ने कहा, यही मिलेगा तुम्हें पहला संकेत। पर ध्यान रखना, सत्य को जितना पास से देखोगे उतनी ही तकलीफ होगी। रात चुप थी। बीरबल झील के किनारे बैठा रहा। अचानक पानी की सतह पर एक आकृति उभरने लगी, एक छोटे बच्चे की, लेकिन चेहरा धुंधला था। फिर लिखा उभरा, वारिस को जन्म देने वाली अब भी जीवित है। बीरबल चौंका। मतलब सच्चा उत्तराधिकारी अभी पैदा नहीं हुआ, या उसे जन्म देने वाली कोई साध्वी अभी जीवित है? बीरबल और तीसरी शक्ति अब अंजना वन पहुंचे, जहां कहा जाता था कि कोई भी व्यक्ति 3 दिनों से अधिक नहीं टिक सकता। पेड़ फुसफुसाते थे और छायाएं दिशा बदल देती थी। तीसरी शक्ति ने चेताया, ये जंगल अपने रहस्यों की रक्षा करता है। यहां सब कुछ भटकाने वाला है, पर उत्तर इसी में छिपा है। 3 दिनों तक बीरबल जंगल में भटका, हर बार एक ही स्थान पर लौट आता। तभी उसे दिखी एक बुजुर्ग औरत। उसके हाथ में था एक छोटा सा लोटा जो कांच से बना था। वो बोली, तुम आए हो उत्तर के पीछे, पर क्या तुम उत्तर को झेल सकोगे? आप कौन हैं? बीरबल ने पूछा। मैं वही हूं जिसने तलवार को पहली बार छुआ था और जिससे एक बच्चा छीन लिया गया था। उस साध्वी ने बीरबल को एक चुप्पी में डूबी कहानी सुनाई। वर्षों पहले बाबर ने एक युद्ध में एक अजीब कबीले की स्त्री को बंदी बनाया था।
मैं वही हूं। परंतु मेरे गर्भ में जो था वो बाबर का नहीं था, वो तलवार की आत्मा से उत्पन्न हुआ था। क्या? बीरबल सन्न रह गया। हां, तलवार सिर्फ वस्तु नहीं थी, वो एक चेतन शक्ति थी। और मैंने जिस संतान को जन्म दिया वो अब जीवित है, पर उसे मानव नहीं समझा गया। उसे कबीले ने ले जाकर छिपा दिया। तो वो उत्तराधिकारी कोई इंसान नहीं, बल्कि मानव और शक्ति का संलयन है। वो तीसरी सत्ता का वारिस है। बीरबल को अब सफेद नगर जाना था, एक शहर जिसे इतिहास में कहीं नहीं दर्शाया गया। तीसरी शक्ति ने बताया कि ये नगर हिमालय की घाटियों के बीच छिपा हुआ है और वहां की सभ्यता तलवार की आत्मा को पूजती है। 6 दिन की कठिन यात्रा के बाद बर्फ से ढके मैदानों के बीच बीरबल को एक छुपा हुआ द्वार मिला। अंदर एक विशाल सभ्यता बसी थी। सभी वस्तुएं कांच की बनी थी, लेकिन अत्यंत सजीव प्रतीत होती थी। वहां के मुखिया ने कहा, हम वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बीरबल, क्यों? बीरबल ने पूछा। क्योंकि सिर्फ तुम ही उस शक्ति को जागृत कर सकते हो जो अंतिम उत्तराधिकारी को दुनिया के सामने लाएगा। बीरबल को एक विशाल कांच के द्वार तक ले जाया गया। वहां 3 तलवारें रखी थी। धूप की तलवार न्याय के लिए, छाया की तलवार विवेक के लिए, आत्मा की तलवार सत्य के लिए। बीरबल को कहा गया, इनमें से जो सही तलवार उठाएगा वही अंतिम उत्तराधिकारी का मार्ग खोलेगा, लेकिन जो गलत उठाएगा उसकी स्मृति ही मिटा दी जाएगी। बीरबल ने आंखें बंद की और अपनी आत्मा की आवाज सुनी। उसने आत्मा की तलवार उठाई। द्वार खुल गया, लेकिन एक रहस्य और सामने आया। द्वार के अंदर कोई नहीं था, बस एक आईना। आईने में बीरबल को वही चेहरा दिखा जो चंद्रताल पर उभरा था। आईने में धीरे धीरे शब्द उभरे, तुम ही हो अंतिम उत्तराधिकारी। बीरबल पीछे हटा। ये कैसे संभव है? मैं कोई शक्ति नहीं, बस एक सामान्य मनुष्य हूं। तीसरी शक्ति प्रकट हुई, तुम्हारे रक्त में वही चेतना है। तुम वो हो जिसे तलवार ने चुना था, जिस पर सत्ता नहीं, विवेक सवार है। बीरबल सन्न था। तो मैं ही वो उत्तराधिकारी हूं जिसे तलवार खोज रही थी। पर क्या मैं इसका बोझ उठा सकता हूं? दिल्ली लौटकर बीरबल ने अकबर को सब कुछ बताया, पूरा रहस्य। अकबर मुस्कराया, तो क्या अब मुझे सिंहासन छोड़ देना चाहिए? महाराज, आप ही इस साम्राज्य के कर्ता है। मैं सत्ता नहीं चाहता, सिर्फ सत्य। अकबर ने बीरबल का कंधा पकड़ा, और इसीलिए तुम उसके योग्य हो। उसी रात तीसरी शक्ति ने बीरबल से कहा, अब जब सत्य प्रकट हो गया है, तुम्हें 2 रास्तों में से एक चुनना होगा। सत्ता ग्रहण करना और सब बदल देना, गुमनामी में जाना और इतिहास को मौन रहने देना। दिल्ली के राजमहल में बीरबल अब पहले जैसे नहीं थे। हुमायूं का पत्र, चंद्रताल की छवि, सफेद नगर का रहस्य और वो कांच की तलवार, सब कुछ जैसे बीरबल को एक अलग वास्तविकता की ओर खींच रहा था। उसने सत्ता को ठुकरा दिया था, पर अब भी हर रात्रि उसकी आत्मा उससे एक ही प्रश्न पूछती थी, क्या सच्चा उत्तराधिकारी केवल एक चिन्ह था, या उस चिन्ह के पीछे कोई और शक्ति छुपी थी? तीसरी शक्ति कई दिनों से मौन थी। एक रात जब बीरबल ध्यान में था, अचानक एक ठंडी हवा कमरे में घुसी और दीवार पर कांच जैसा दर्पण उभर आया। उसमें लिखा था, सत्ता के 3 स्तंभ दिख चुके हैं, अब चौथी शक्ति जागेगी। लेकिन वो शक्ति ना तलवार है, ना सिंहासन, वह है आत्मा की स्वीकृति। बीरबल ने फुसफुसाकर कहा, चौथी शक्ति। अगले दिन बीरबल अकेले ही निकल पड़ा, बिना किसी को बताए। वो उस जगह गया जहां मुगल इतिहास की सबसे पुरानी नींव रखी गई थी, मेहरानगढ़ की गुप्त सुरंगें। वहां आज भी पुरानी दीवारों पर कोई लिखावट नहीं थी, लेकिन हवा में कुछ छिपा हुआ था। तीसरी शक्ति वहां प्रकट हुई, पर इस बार वो पहले जैसी स्त्री नहीं थी। उसकी छवि बदली हुई थी। एक घूंघट में, आंखें बंद और हाथ में एक न टूटने वाला दर्पण।
उसने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर अभी नहीं पूरा हुआ। 3 शक्तियां, युद्ध, सत्ता और सत्य, तो जाग चुकी है, लेकिन वो जो इन्हें जोड़ती है वो अब भी सो रही है। और वो कौन है? वो शक्ति है जिसे आत्मशक्ति कहते हैं। ये चौथी शक्ति है, लेकिन इसे जगाने के लिए तुम्हें एक और आत्मा से मिलना होगा, जो अब इतिहास से भी मिट चुकी है। तीसरी शक्ति बीरबल को एक नई दिशा में ले गई, एक उजाड़ रेगिस्तान में, जहां कभी एक नगर हुआ करता था, नगीनाबाद, जिसे अब कोई नहीं जानता था। कहा जाता था वहां के सभी लोगों के नाम इतिहास से हटा दिए गए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी शक्ति को जगाने की कोशिश की थी जो समय से परे थी। रेत के नीचे दबे पत्थरों पर बीरबल को एक चिन्ह मिला, जो एक वृत्त में बंधी 3 तलवारों का प्रतीक था, और बीच में एक आंख। तीसरी शक्ति बोली, यह है चौथी शक्ति का प्रतीक। वो सब कुछ देखती है, लेकिन किसी को दिखती नहीं। तो अब क्या? बीरबल ने पूछा। अब तुम्हें दृष्टि को पुनः जागृत करना होगा। दृष्टि कोई व्यक्ति नहीं थी, वो एक साधना थी। कभी बाबर के समय में एक महायोगिनी थी, माया देवी, जो ध्यान के माध्यम से दृष्टि शक्ति को नियंत्रित करती थी। पर जब उसने भविष्य में सिंहासन की बर्बादी देखी, तो उसने खुद को समय से बाहर कर लिया। अब वही शक्ति बीरबल को जगानी थी। तीसरी शक्ति ने बीरबल को एक गुफा में छोड़ा। वहां 7 द्वार थे। हर द्वार एक आत्म परीक्षण था। अतीत की स्मृति, भोग का त्याग, मृत्यु का स्वागत, भ्रम से मुक्ति, सत्य की कटुता, मौन की स्वीकृति और अंतिम अपने स्वयं का सामना। बीरबल हर द्वार से गुजरा और अंत में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा, लेकिन उसमें एक और चेहरा समाया हुआ था। बीरबल को दिखा एक चेहरा जो न तो अकबर था, न अजनबी, न वो स्वयं। वो चेहरा हर राजा, हर विद्रोही, हर संत, हर गुप्त योद्धा का मिश्रण था। ये कौन है? तीसरी शक्ति बोली, ये वो है जो हर समय सत्ता के इर्द गिर्द जन्म लेता है, पर कभी सत्ता में नहीं आता। ये चौथी शक्ति का वाहक है, अनाम, अनदेखा, लेकिन निर्णायक। तो क्या मैं सिर्फ माध्यम हूं? नहीं, तुम एक रक्षक हो, लेकिन तुम्हें चौथी शक्ति को जागृत करने के बाद उसे छोड़ देना होगा। बीरबल ने अब वो अनाम चेहरा स्वीकार किया। जैसे ही उसने वह दृष्टि शक्ति को अपनाया, एक तेज प्रकाश गुफा में भर गया और एक ज्वाला बीच से उठी। उस ज्वाला में कोई आकृति थी, ना नारी, ना पुरुष, बल्कि एक शुद्ध ऊर्जा। वो बोली, तुमने मुझे पहचान लिया बीरबल। अब मैं निर्णय करूंगी, कौन इस साम्राज्य का असली हकदार है। बीरबल ने कहा, क्या यह निर्णय मेरे हाथ में नहीं? नहीं, चौथी शक्ति किसी एक की नहीं होती। यह समय और विवेक के बीच का संगम है। तुम्हारा कार्य बस उसे जीवन देना था। और अब निर्णय का समय है, पर तुम इसे नहीं जान पाओगे। तीसरी शक्ति अब मौन हो चुकी थी। बीरबल दिल्ली लौट आया, लेकिन उसके चेहरे पर अब गहराई थी, जैसे वो सब जानता हो, पर किसी से कह नहीं सकता। दरबार में सब सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी एक नया राजदूत आया, एक नए राज्य से, जिसने दावा किया कि वो मुगल साम्राज्य का असली उत्तराधिकारी है। उसके पास थी हुमायूं के दस्तावेज की एक प्रतिलिपि, बाबर की तलवार का एक चिन्ह और बीरबल की तस्वीर, जिसे वो पूर्ववर्ती कह रहा था। राजदूत ने कहा, सत्ता अब परिवर्तित होगी, चौथी शक्ति जाग चुकी है। लेकिन क्या तुम सच में जानते हो ये शक्ति किसकी है? अकबर और बीरबल एक दूसरे को देख रहे थे। बीरबल ने चुपचाप उत्तर दिया, शक्ति किसी की नहीं होती, पर कोई कोई उसका रक्षक बन जाता है। शायद यही मेरी नियति है। बीरबल अचानक चौंक उठे। वो पसीने से तर, गहरी सांसें। कमरे में बस चांदनी का हल्का प्रकाश था और एक परछाई खिड़की के पार। बीरबल उठे, तलवार की मूठ को थामते हुए। कौन? मैं,
उसी द्वार का संदेशवाहक हूं, जिसके पार सत्ता भी अपना सिर झुका देती है। परछाई लुप्त हो गई। बस जमीन पर एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, कांच की तलवार की अंतिम भविष्यवाणी शुरू हो चुकी है। अगली सुबह बीरबल चुपचाप हुमायूं के मकबरे पहुंचे। उन्हें सूचना मिली थी कि वहां एक पुराना पत्थर अचानक खिसका है और नीचे एक तहखाना प्रकट हुआ है। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा, तहखाने की दीवारों पर रहस्यमय चित्र उकेरे हुए थे। 3 शक्तियां, 3 तलवारें और बीच में एक चौथा द्वार। पर सबसे भयावह था वो खून से लिखा एक शब्द, उत्तराधिकारी। क्या ये मुझे बुलावा है या चेतावनी? बीरबल मन ही मन बुदबुदाए। अकबर दरबार में थे जब एक नीली पोशाक में लिपटा दूत आया। उसकी आंखों में कोई पागलपन सा था। मैं चौथी शक्ति से आया हूं। अगर सम्राट अपने राज्य को बचाना चाहते हैं तो बीरबल को तुरंत भेजें, अनंत रेखा तक। वरना उसने अपनी हथेली काट दी और खून से अपना मस्तक रंग डाला। पागल है ये, राजा के एक सलाहकार ने कहा। नहीं, बीरबल ने कहा, यह वही भाषा है जो केवल कांच की तलवार समझती है। बीरबल निकल पड़े। वो स्थान कोई साधारण नक्शे में नहीं था। वो एक रेखा थी जो 2 राजवंशों के इतिहास के बीच की सीमा रेखा बन चुकी थी, जहां कुछ भी स्थायी नहीं था, न दृश्य, न ध्वनि, न समय। रात के तीसरे पहर वे पहुंचे। हवा की आवाज भी थम चुकी थी। वहां उन्हें मिला एक बालक, पर उसकी आंखों में समय की झलक थी। तुम ही हो अंतिम उत्तराधिकारी? नहीं, मैं केवल उसकी परछाई हूं, उसने कहा और एक खंडहर की ओर इशारा किया। खंडहर के अंदर दिए जल रहे थे। वहां पहले से मौजूद थे 3 चेहरे। वो राजकुमार जो वर्षों पहले युद्ध में मरा समझा गया था। वो साधु जो कभी अकबर को आशीर्वाद देता था। वो स्त्री जिसे बीरबल ने एक बार बचाया था, लेकिन उसकी असली पहचान कभी उजागर नहीं हुई। तुम्हें बुलाया गया है क्योंकि चौथी शक्ति जाग चुकी है। कांच की तलवार अब सच्चे उत्तराधिकारी की तलाश में है, और वो हो सकता है कोई भी, यहां तक कि तुम। साधु ने कहा, लेकिन सत्ता के पार का द्वार खुलने से पहले तुम्हें समय की अग्नि से गुजरना होगा। बीरबल को एक गुफा में ले जाया गया, जिसमें कोई दीवार नहीं थी, कोई छत नहीं, बस अंधकार और नंगी जमीन। हर कोने से एक आवाज आती थी, उनके जीवन के हर निर्णय की गूंज। तुमने किसे धोखा दिया, किसे बचाया, कहाँ झूठ बोला, कहाँ मौन रह गए। अचानक आग की एक रेखा उनके चारों ओर फैल गई। उसमें से एक आकृति उभरी जो हूबहू बीरबल जैसी थी। तुम मुझसे नहीं बच सकते, क्योंकि मैं वही हूं जो तुमने छुपाया है। बीरबल ने चिल्लाते हुए कहा, मैं वही हूं जो सच को स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। आग बुझ गई। उनके हाथ में कांच की तलवार थी, लेकिन अब उसमें एक नया रंग था, नीला। उसी समय दरबार में एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। एक राज्य विद्रोह कर चुका था, पर उस विद्रोह की अगुवाई कोई और नहीं, बल्कि अकबर का ही खून कर रहा था। राजकुमार आरिफ, जिसे वर्षों पहले गुम मान लिया गया था, अचानक सामने आया। पिता, आप सत्ता के योग्य नहीं, क्योंकि आपने सच को दबाया, तलवार को कैद किया और बीरबल को गुमराह किया। अब मैं उत्तराधिकारी हूं। दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल लौटे, तलवार लिए। उन्होंने देखा, राजमहल के द्वारों पर आरिफ की सेना खड़ी थी। क्या यही है सत्ता के पार का द्वार, जहां एक पिता और पुत्र के बीच तलवार खिंच जाती है? बीरबल ने सोचा, लेकिन तभी एक और व्यक्ति आया, वो बालक जिसे बीरबल ने अनंत रेखा पर देखा था। मुझे वहां पहुंचना है जहां कोई पहुंच नहीं सका। आप रास्ता बनाइए, बीरबल। तुम कौन हो? मैं हूं 5वां उत्तराधिकारी। अंतिम भविष्यवाणी। राजमहल की छत पर 5 लोग एक दूसरे के आमने सामने थे। बीरबल, आरिफ, सम्राट अकबर, रहस्यमय बालक, और वो स्त्री जो वर्षों से अदृश्य थी,
लेकिन अब एक दर्पण की तरह सच्चाई दिखा रही थी। कांच की तलवार हवा में चमकी। बालक ने तलवार को छुआ और अचानक पूरी धरती हिल गई। एक द्वार खुला, नीली रोशनी से भरा हुआ। यह है सत्ता के पार का द्वार, बीरबल ने कहा। लेकिन कौन जाएगा इसमें? बीरबल के होठों पर चुप्पी थी, पर मन में सैकड़ों सवाल। दरबार में चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। अकबर भी समझ चुका था कि जो अगली घटना घटने वाली है वो दरबार की नीतियों, रिश्तों और शायद इतिहास को बदल देगी। इसी बीच महल के दक्षिण द्वार से एक संदेशवाहक आया। उसके हाथ में एक पुराना चर्मपत्र था, झुलसा हुआ, पर उस पर चमकते अक्षर। वो आ चुका है, समय के पार से सत्य के द्वार तक। बीरबल ने धीरे से पर्चा पढ़ा और फुसफुसाया तो भविष्यवाणी ने अपना अगला चरण शुरू कर दिया। उस रात जब सब सो चुके थे, बीरबल अकेले सत्ता के पार के द्वार के सामने खड़ा था। तभी एक परछाई प्रकट हुई। न वो पूरी तरह इंसान थी, नहीं भूत। वो एक जवान पुरुष था, जिसके कपड़े आने वाले युग के लग रहे थे, पर उसकी आंखों में सदियों पुरानी पीड़ा थी। मैं राजहर्ष हूं, वो बोला, कांच की तलवार की आत्मा से बंधा अंतिम वंशज। बीरबल एक पल को चौंका। तुम युगों बाद से आए हो? राजहर्ष ने सिर हिलाया। और मैं वो भविष्य जानता हूं जो तुम बदल सकते हो, अगर तुमने सही उत्तराधिकारी चुना। राजहर्ष ने बीरबल को बताया कि कांच की तलवार की एक जुड़वा तलवार भी थी, जो अब भी खोई हुई थी। जब तक दोनों तलवारें एक साथ नहीं मिलती, भविष्य की अंतिम परत नहीं खुलेगी। बीरबल को यह सूचना मिली कि दूसरी तलवार एक ऐसे स्थान पर है जिसे शून्यलोक कहा जाता है, जहां न समय चलता है, न मृत्यु और न ही सत्ता। परंतु वहां जाने का मार्ग केवल एक को पता है। राजहर्ष रुका। वो जो कभी तुम्हारा सबसे करीबी था, पर अब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। बीरबल समझ गया, बात हो रही थी मोहिनराव की, जो दरबार से वर्षों पहले भाग गया था और अब एक गुप्त संप्रदाय छठा स्वर का मुखिया बन चुका था। बीरबल ने गुप्त रूप से एक दूत भेजा, जो वर्षों बाद मोहिनराव को लेकर लौटा। वो अब बदला हुआ था। आंखों में तपिश थी, पर चाल में संयम। मैं लौट आया हूं, मोहिनराव बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर अब चुप रहा तो भविष्य नष्ट हो जाएगा। राजहर्ष सामने आया। दोनों की निगाहें मिली। राजहर्ष बोला, तुम ही हो जो शून्यलोक का द्वार खोल सकते हो। मोहिनराव ने बीरबल की ओर देखा। पर मेरा एक शर्त है। इस बार मुझे तय करना है कि अंतिम उत्तराधिकारी कौन होगा। बीरबल ने गहराई से सोचा। क्या उसे भरोसा करना चाहिए एक ऐसे व्यक्ति पर जिसने कभी दरबार से विश्वासघात किया? अगली रात तीनों, बीरबल, मोहिनराव और राजहर्ष, महल से बाहर निकले और गुप्त मार्ग से एक गुफा में पहुंचे। वहां एक पत्थर पर अंकित था, जो आत्मा अंधकार में भी न्याय देख सके, वही खोल सके द्वार। मोहिनराव ने आंखें बंद की और हाथ उठाया। द्वार खुल गया। भीतर पूर्ण शांति थी। न समय, न ध्वनि, बस एक कांच की संरचना और उसके भीतर एक दूसरी तलवार। बीरबल ने जैसे ही तलवार छुई, उसका मन चमक उठा, जैसे किसी ने भविष्य उसके भीतर भर दिया हो। तलवार ने बीरबल से कुछ कहा नहीं, पर एक छवि दिखाई। एक युद्ध, एक उत्तराधिकारी, एक निर्णय, पर वो चेहरा धुंधला था। राजहर्ष बोला, तुम अब जान चुके हो, बीरबल, अंतिम उत्तराधिकारी कोई राजकुमार नहीं। वो एक सामान्य नागरिक है, जिसकी पहचान तुम ही कर सकते हो। बीरबल हैरान था। कौन? तभी शून्यलोक कांप उठा। किसी ने दरार में प्रवेश किया था। एक अज्ञात शक्ति, जो इस यात्रा को रोकना चाहती थी। गुफा के बाहर सैकड़ों सैनिक, पर वे इंसान नहीं थे। वे छाया योद्धा थे, जिनकी आत्माएं अधूरी थी और जिनका उद्देश्य था दोनों तलवारों को नष्ट करना। मोहिनराव और बीरबल ने मिलकर युद्ध किया। पहली बार दो विरोधी एक हो गए। राजहर्ष ने अंत में
दोनों तलवारें मिलाईं और एक दिव्य चक्र बनाया जिसने छाया योद्धाओं को समाप्त कर दिया। पर वो चक्र टूट गया और राजहर्ष भी एक किरण बनकर गायब हो गया। अब बीरबल के सामने फिर वही प्रश्न था, वो अंतिम उत्तराधिकारी कौन है? महल लौटकर उसने अकबर से बात की। महाराज, सत्ता अब किसी राजवंश की नहीं रहेगी। अंतिम उत्तराधिकारी वो होगा जो सत्य, साहस और सेवा में सबसे आगे होगा। अकबर गंभीर हो गया, तो क्या अब समय आ गया है कि सिंहासन को खुला छोड़ दिया जाए? बीरबल मुस्कुराया, या शायद समय आ गया है एक नए दरबार का। एक रात बीरबल को एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, मैं जान चुका हूं मैं कौन हूं। मैं ही अंतिम उत्तराधिकारी हूं और मैं आ रहा हूं, दरबार में नहीं, सत्य के मंदिर में। कोई हस्ताक्षर नहीं था, बस एक मोहर, कांच की तलवार की। जहां पिछली बार दरवाजा खुला था, अब वहां एक पत्थर का गलियारा था। सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थी, मानो पृथ्वी के गर्भ में कोई रहस्य समाया हो। बीरबल और अकबर दोनों के साथ कुछ विश्वास पात्र सैनिक भी उस गुप्त द्वार से नीचे उतरने लगे। बीरबल के हाथ में वो कांच की तलवार अब चमक नहीं रही थी, लेकिन उसका वजन पहले से कहीं ज्यादा महसूस हो रहा था, जैसे वो चेतना से भर गई हो। नीचे उतरते ही एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जहां दीवारों पर कई चित्र उकेरे गए थे। एक चित्र में एक पुरुष दिखाई दे रहा था, जिसके पीछे 4 छायाएं थी। पहली की आंखों में आग थी, दूसरी के सिर पर मुकुट, तीसरी छाया ने तलवार थामी थी और चौथी छाया अंधकार में लुप्त थी। बीरबल को वो चित्र पहचान में आया। ये चौथी शक्ति है, उसने धीरे से कहा। अचानक पीछे से एक दरवाजा बंद हो गया। सैनिक डर से चिल्लाए, लेकिन बीरबल शांत रहा। हम जहां पहुंचे हैं, वहां से वापस जाना आसान नहीं। और आगे जाना? अकबर ने पूछा। वो तो और भी कठिन होगा, महाराज। उस कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी पर एक पांडुलिपि रखी थी। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, प्रलय। बीरबल ने जैसे ही उस ग्रंथ को छुआ, तलवार की धार खुद ब खुद उजाले में चमक उठी और पांडुलिपि खुल गई। उसमें एक भविष्यवाणी लिखी थी, जिस दिन कांच की तलवार चंद्र की परछाई में समाएगी, उस दिन चौथी शक्ति जागेगी। यदि उसे वक्त रहते नहीं पहचाना गया, तो न न्याय बचेगा, न राज्य। आखिरी उत्तराधिकारी वो नहीं होगा जो सत्ता में है, बल्कि वह जो न्याय के नाम पर मर चुका है। यह सुनकर दरबार में मौन छा गया। बीरबल ने धीरे से पूछा, क्या यह भविष्यवाणी मेरे लिए है या किसी और के लिए? अचानक पांडुलिपि आग की तरह जल उठी और दीवारों पर लिखा सब मिट गया। कक्ष के अंदर एक और मार्ग खुला, एक संकरी सुरंग, जो उन्हें एक गुप्त झील की ओर ले गई। ये झील कोई साधारण नहीं थी। इसका पानी कांच की तरह पारदर्शी था, लेकिन उसकी गहराई में कुछ हिलता डुलता दिखाई देता था। एक अजनबी चेहरा, वही जो अकबर को सपनों में आता था, वही जो बीरबल की तलवार को चुनौती देता था। तभी उस झील से एक रहस्यमय आकृति निकली। उसके चेहरे पर लोहे का मुखौटा था। उसने कहा, तुम तलवार के स्वामी हो, पर इसकी आत्मा नहीं। बीरबल ने तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही उसने उस आकृति के समीप किया, तलवार एक चीत्कार के साथ 2 भागों में टूट गई। अब शुरू होगा अंतिम चरण, वो आकृति बोली और जल में विलीन हो गई। बीरबल, अकबर और उनके साथियों ने देखा कि झील अब लाल हो रही थी, रक्त से। क्या यह संकेत है? अकबर ने पूछा। बीरबल सोच में पड़ गया। या तो कोई पहले से तलवार की आत्मा से जुड़ा है, या कोई इसे बनने वाला है। वे जब बाहर निकले, तो खबर मिली कि दरबार में कोई गुप्त शक्ति उभर रही है। कई प्रांतों में रहस्यमयी हत्याएं हो रही थी और हर जगह कांच के टुकड़े मिल रहे थे। एक नाम सामने आया, आरिफ, एक अनाथ, जिसे बीरबल ने वर्षों पहले बचाया था। बीरबल आरिफ से मिलने गया, जो अब एक जासूस बन चुका था, दरबार की परछाइयों में काम करता था।
पर जब बीरबल पहुंचा, आरिफ उसे देखकर कांप उठा। आप क्यों आए हैं? क्योंकि लगता है तलवार तुम्हारे पास लौटना चाहती है। आरिफ ने कांपते हाथों से अपनी पीठ से एक वस्तु निकाली, वही टूटी हुई कांच की तलवार। मैं हर रात सपनों में जलती झील देखता हूं, और एक आवाज जो कहती है कि मैं वो हूं जो सब खत्म करेगा या सब बचा लेगा। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर था, लेकिन साथ ही एक अनजानी शक्ति। अचानक दरबार में गुप्त संदेश आया, चौथी शक्ति जाग चुकी है। बीरबल, अकबर और आरिफ ने दोबारा उसी द्वार तक लौटने का फैसला किया। लेकिन ये द्वार अब वैसा नहीं रहा था। ये अब धड़क रहा था, जैसे किसी जीवित प्राणी का हृदय। बीरबल ने टूटी तलवार आरिफ को दी और द्वार अपने आप खुल गया। अब वो अकेला अंदर गया। द्वार के अंदर एक गुफा थी। दीवारों पर अब कोई चित्र नहीं, सिर्फ दर्पण लगे थे। हर दर्पण में आरिफ की अलग अलग छवियां थी। एक राजा, एक विद्रोही, एक जल्लाद और एक मृतात्मा। एक स्वर गूंजा, कांच की तलवार अब तुम्हारा रूप है आरिफ, पर तुम्हें चुनना होगा। तुम राजा बनोगे या रक्त का देवता, न्याय करोगे या उसका नाश। समय कम है। तभी एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ गायब हो गया। बीरबल बाहर निकला, लेकिन आरिफ वहां नहीं था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ अंदर? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया, बस तलवार का एक टुकड़ा उठाया और चुपचाप चल पड़ा। बीरबल की आंखों में थकावट नहीं, बल्कि एक असाधारण निर्णय की चमक थी। वर्षों की तलाश, रहस्य, छल और विश्वासघात के बीच अब वो एक अंतिम द्वार पर खड़ा था। वो द्वार जो कांच की तलवार की भविष्यवाणी के अंत को तय करने वाला था। सत्ता के पार का द्वार खुल चुका था। उस द्वार के पार कुछ भी हो सकता था। देवताओं का श्राप, राक्षसी मोह अथवा ब्रह्मांड की अनसुनी ऊर्जा। बीरबल के साथ अब केवल दो ही व्यक्ति थे, राजा अकबर और वो बालक आरव, जिसे उन्होंने अंतिम उत्तराधिकारी बताया था। अब कोई लौट नहीं सकता, बीरबल ने कहा, और वे तीनों उस द्वार से अंदर प्रवेश कर गए। भीतर घना अंधकार था, लेकिन वो कोई साधारण अंधेरा नहीं था। वो चेतना से बना हुआ था। ये जगह भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक जगत से जुड़ी थी। जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाए, सामने एक विशाल मंच प्रकट हुआ। वहां कांच की तलवार पूरी तरह चमकती हुई हवा में तैर रही थी, पर अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक और आकृति उभर आई थी, एक स्त्री की आकृति। मैं हूं नीलवंश की अंतिम भविष्यवाणी, वो आवाज थी जो तलवार के भीतर से आई। बीरबल स्तब्ध रह गया। तलवार में नीलवंश की आत्मा बसी हुई थी, एक चेतन शक्ति जो सैकड़ों वर्षों से आने वाले समय की रक्षा कर रही थी। तुमने अंतिम उत्तराधिकारी को साथ लाकर भविष्यवाणी को पूरा कर दिया है, बीरबल। परंतु अभी भी एक अंतिम परीक्षा शेष है। 3 व्यक्ति आए हैं, लेकिन तलवार केवल एक को चुनेगी। वो आवाज गूंज उठी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, फिर आरव की ओर। वो जानता था, अब सत्ता की नहीं, बल्कि न्याय और मूल्यों की परीक्षा है। तीनों में से कौन है योग्य? तलवार ने पूछा। बीरबल ने उत्तर नहीं दिया, पर तभी आरव ने हाथ उठाया। मैं राजा नहीं बनना चाहता। अगर इस तलवार का अर्थ केवल शक्ति है, तो मैं इससे दूर रहना चाहता हूं। उसके इतना कहते ही तलवार में तेज कंपन हुआ। प्रकाश गाढ़ा हो गया। मंच कांप उठा। बीरबल ने देखा, यही तो उत्तर था। तलवार ने आवाज दी, जिसने सत्ता का त्याग किया, वही इसके योग्य है। तलवार आरव के सामने आकर झुक गई। वो हवा में उठी और आरव के हाथ में आ गई। पर जैसे ही उसने तलवार को छुआ, एक विशाल प्रकाशपुंज फट पड़ा। एक तीव्र बिजली सी सबके शरीर में दौड़ गई, और तभी एक एक करके पिछली सभी घटनाओं की गुत्थियां खुलने लगी। कांच की तलवार वास्तव में एक आत्मिक चेतना थी, जो केवल उस व्यक्ति को स्वीकार करती थी जो निस्वार्थ हो,
इसे बनाया था एक तपस्वी विद्वान ने, न कि किसी राजवंश ने। नीलवंश, जिसे सबने सत्ता का रक्षक समझा, वास्तव में एक प्राचीन ज्ञान समूह था, जिसने वर्षों तक गलत हाथों में सत्ता न पहुंचे, इसके लिए ये तलवार बनाई गई थी। तीसरी और चौथी शक्ति वास्तव में मानवीय लोभ, ईर्ष्या और अहंकार का प्रतीक थी, जिनका सामना करना और उन्हें त्यागना ही अंतिम मार्ग था। आरव कोई भविष्यवाणी से जन्मा पुत्र नहीं था, बल्कि वो साधारण बालक था जिसे बीरबल ने रास्ते में पाया था। लेकिन उसके अंदर वही त्याग और दया थी जिसे तलवार पहचानती थी। प्रकाश शांत हुआ। आरव के हाथ में अब तलवार नहीं थी, वो हवा में घुल गई थी, आत्मा की तरह। क्या सब कुछ समाप्त हो गया? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कराया। हां महाराज, अब कोई द्वार नहीं बचे, न सत्ता का मोह, न भविष्यवाणी का डर। राजा अकबर ने आरव की ओर देखा और धीमे से बोला, तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी नहीं, पर इस सभ्यता के मार्गदर्शक जरूर बनोगे। बादशाही किले में लौटने पर दरबार में सब कुछ शांत था। कांच की तलवार अब कहीं नहीं थी। कोई उसकी बात नहीं करता था। कोई शेष संकेत नहीं बचा। बीरबल ने महल के एक कोने में बैठकर अंतिम बार अपने लेख में लिखा, जहां सत्ता त्याग हो जाए, वही सच्ची शक्ति जन्म लेती है। यही कांच की तलवार का अंतिम निर्णय है।